नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रख रहे होंगे और तैयारी तो बेहतर ढंग से कर ही रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बैसाखी का दिन है और आप सभी लोगों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम थोड़ा इस बैसाखी के पर्व पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा लेके हुए चलेंगे, ठीक है ना, कि क्या इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और इस दिन से कौन सी एक बहुत बड़ी घटना है जो जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि बैसाखी मनाई क्यों जाती है, क्यों मनाई जाती है बैसाखी। हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये राबी की फसल जब पक जाती है, पककर काटने के लिए तैयार हो जाती है, तो इस उपलक्ष्य में किसान लोग सभी लोग मिलकर क्या मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसानों का त्यौहार कहा जाता है इसको, ठीक है। साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि सिखिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिखिज्म में जो गुरु गोविंद सिंह हैं उन्होंने इसी दिन पर खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। ये सब हम जानते हैं, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, हिंदू धर्म में भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हिंदू धर्म में बेसिकली ये मान्यता है कि अगर आप इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो जितने भी आपके पाप किए हुए हैं, पाप कर्म है, उनका नाश हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हम बैसाखी के उपलक्ष्य में रिलीजियस एस्पेक्ट में चीजें जानते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जिनको बहुत कम लोग जानते हैं उन पर चर्चा होना भी जरूरी है कि ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा इस दिन हुआ जिसकी वजह से हमें इसे याद रखना है, या फिर जिसने हमारे देश के आजाद होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिस दिन, ठीक है। तो हमें थोड़ा समझना है इससे रिलेटेड। तो इसी दिन, बैसाखी के दिन, आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट एग्जैक्टली थी 13 अप्रैल 1919। तो होता क्या है, मैं आप लोगों को पूरी कहानी सुना रहा हूं, अदरवाइज हमारे पास सब कुछ डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन अगर हम कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, याद रहेगा। तो ध्यान से सुने। तो होता क्या है कि अंग्रेजों ने कानून लगाया हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो रॉलेट एक्ट को हम जानते हैं 1919 में लगाया गया था, लेकिन यह पूरी तरीके से सच बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी की तरह जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1915 में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं उसको। अंग्रेजों ने कहा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, अगर कोई भी हमें यहां पर इंसर्जेंसी करता हुआ दिखा या फिर कोई भी लीडर्स यहां पर इस समय हमें गलत तरीके से हमारे अगेंस्ट लोगों को करता हुआ दिखा तो हम बिना वारंट के उसको क्या कर देंगे, जेल कर देंगे, ठीक है। ये कहा कि बिना पूछे जेल कर दी जाएगी। हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था कौन, इंडिया भी और ब्रिटेन, सभी लोग लड़ाई कर रहे थे। तो अगर इंटरनली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी जाती तो अंग्रेजों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता तो हमारे लिए क्या दिक्कत होती। दिक्कत ये हो जाती कि हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर नहीं था जो हमें चला पाता। हम उतने डेवलप थे नहीं उस समय तक, 1915 तक, ना हमारे पास कोई ऐसा एक लीडर था जो यहाँ पर एक्टिवली रोल प्ले कर पाता। तो कहीं ऐसा ना होता कि यूएसए निकल जाता और ऊपर से जापान ने एक्वायर कर दिया, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि ठीक है, चुप रहते हैं, ठीक। आप लोग जानते हैं 1900 वर्ल्ड वॉर खत्म, ठीक है। अब ये जो नियम बना था ये तब तक बना था जब तक वर्ल्ड वॉर रहनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस नियम को कंटिन्यू कर दिया 1919 में और नया नाम दे दिया। नाम क्या दिया, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट दिया। अब इस रॉलेट एक्ट की स्पेशलिटी ही यही थी कि किसी को भी उठा दिया जाता था, किसी को भी उठा दिया जाता था केवल शक की निगाह पर कि भैया ये इंसान कल के दिन क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, तो इसको अभी से क्या कर लेते हैं, धर लेते हैं। और ध्यान रखें कि अगर एक बार आपको उठा दिया तो बेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती थी उस समय। अब क्या होता है, हमारे पास दो लोग जो पंजाब एरिया में क्या कर रहे थे, एक्टिवली काम कर रहे थे, इसी एक्ट का फायदा उठाकर उनको क्या कर दिया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू,
ये दो नाम आपको याद रखने हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया, उठा दिया इस रॉलेट एक्ट के नाम पर। अब इनकी मार्केट में ठीक ठाक वैल्यू थी, लोग इनको जानते थे, इसी के कारण यहां पर क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, ठीक ठाक पिटाई की, सबकी पिटाई की, और जैसे ही थोड़ा विद्रोह शांत हुआ वहां पर एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया मार्शल लॉ लगाकर, मार्शल लॉ लगाकर, जिसको मिलिट्री लॉ भी कहते हैं, उसको लगाकर जनरल डायर, उसको यहां पर अपॉइंट कर दिया अमृतसर वाले रीजन, कि यहां पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो देखो। अच्छा, मार्शल लॉ का क्या मतलब था कि यहां पर अब लोगों को एक दूसरे से मिलने भी ना दिया जाए, पब्लिक गैदरिंग आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करनी है ताकि ऐसा ना लगे कि भैया हमारे खिलाफ कोई भी एक्टिविटी चल रही है। ठीक, अब होता क्या है कि बेचारे सीधे साधे लोग, नॉर्थ इंडिया अमृतसर रीजन, जलियांवाला बाग एक जगह है जहां पर सब लोग मिलकर क्या बना रहे थे, डेट थी हमारे पास 13 अप्रैल 1919 की, लोग मिलके भले मानुस एक जगह पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, बैसाखी मनाने के लिए जुटे। अब ये बात पता चली किसको, जनरल डायर को। अब वो इतना भरा हुआ इंसान था, उसने कहा कि पहले तो यहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है। अब लोगों को इस मिलिट्री रूल के बारे में इतना आइडिया था भी नहीं कि क्या मतलब होता है इसका, नहीं पता था। तो लोग अपना देखते देखते क्या कर गए, सब लोग मिलके, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बैसाखी का त्यौहार बहुत बेहतर ढंग से मनाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सारे लोक नृत्य, जितने भी नॉर्थ इंडियन लोक नृत्य हैं वो होते हैं, पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, सब बहुत बढ़िया से फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो अचानक से क्या किया, जनरल डायर को जैसे ही पता चला तो उसने क्या कर दिया, उसने जो ये जलियांवाला बाग है उसको चारों तरफ से घेर दिया और वहां पर भीड़ पर क्या कर दी, फायरिंग करा दी। सोच रहे हैं, भीड़ पर फायरिंग करा दी। अच्छा, भीड़ पर फायरिंग करा दी, इसी घटना को हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। और क्योंकि बैसाखी के दिन पर ही ये हुई थी तो इसीलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस एक घटना को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप सभी लोगों के समझ में आई। अब ये घटना हो गई, इस घटना की सभी लोगों ने निंदा की। अब ध्यान रखें, ये घटना सभी लोगों के दिमाग में फीड हो गई, समझ रहे हैं आप, कि भैया निर्दोष लोग, निहत्थे लोग जो कुछ नहीं कर रहे, अपना एक फेस्टिवल मना रहे हैं, ठीक है, उन पर आपने कायरों की तरह क्या कर दी, भीड़ पर गोलियां चला दी। अच्छा, बहुत सारी किताबें ये कहती हैं कि उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, ठीक है ना, 10-12 फीट के आसपास का कुआं था। तो जब गोलियां चलने लगी तो लोग उस कुएं में कूदने लगे, और जब सब कुछ शांत हो गया तो हमने तब लास्ट में देखा कुआं भी था, तो वो कुएं में लोग भरे पड़े थे, लाशें भरी पड़ी थी, लोग उसमें कूद गए और जो सबसे नीचे कूदा वो सफोकेशन की वजह से मर गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ब्लैक डे के रूप में क्यों मनाया जाता है ये आप सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हरकत ही ऐसी थी, कार्य ही ऐसा था। अच्छा, अब इसने, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इसने भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, देखो आप माने ये जो बैसाखी एक हिंदू त्योहार है, बोल सकता हूं मैं इसको, हिंदू त्योहार है। अच्छा, हिंदू प्लस सिख त्योहार है, मान गए हम, बट हिंदू और सिख हमेशा आपस में रिलाई करते हैं। ठीक है, एक ही विचारधारा पे चल रहे थे। ठीक है, मुस्लिम्स को इकट्ठा करने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कहते हैं हम खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1919 में ही शुरू होता है। अब गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरू तो दो भाइयों ने किया था, लेकिन इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का चेयरमैन गांधी जी को बनाया। तो गांधी जी चाह रहे थे कि मुस्लिम्स तो इकट्ठा हो गए, इंडियंस को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए मुझे। तो गांधी जी ने किस चीज का प्रयोग किया, इस रॉलेट एक्ट का प्रयोग किया कि भैया देखो चीजें खराब कर रहे हैं लोग। जलियांवाला बाग कांड का प्रयोग किया कि देखो किस तरीके से निर्ममता पर आप लोगों को क्या किया गया, आप लोगों पर गोलियां चलाई गई। तो ये सब कुछ मिक्स करके हिंदू प्लस मुस्लिम्स को एक करने का काम किया। और यहां पर क्या किया, और गांधी जी ने यहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या किया, शुरुआत किया। तो ये हमारे पास कंप्लीट ऐतिहासिक वैल्यूज हैं
कंप्लीट हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं जो हमको थोड़ा समझनी होती हैं, पढ़नी होती है, और किस तरीके से ट्विस्ट करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें पढ़नी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, बट अगर आप स्टोरी के फॉर्म में रखें तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।